नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रियंका गांधी ने कल वायनाड संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। यानी प्रियंका गांधी अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की उम्मीदवार बन गई हैं वायनाड सीट से, और इसकी घोषणा कांग्रेस ने पहले ही कर दी थी। लेकिन कल जैसे ही प्रियंका गांधी ने अपना पर्चा भरा, बीजेपी के लिए मुश्किलें शुरू हो गई और बीजेपी को अब ऐसा लगने लगा कि अभी तक एक गांधी यानी अकेले राहुल गांधी से वो मुकाबला पूरी तरह नहीं कर पा रही थी। अब प्रियंका गांधी भी उनके साथ अगर आ जाएंगी लोकसभा में, तो किस तरह से फिर वो उनका सामना कर पाएगी, ये शायद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। हालांकि इस परेशानी को बीजेपी इन्हीं शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पा रही जैसा इस समय मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि कल भी हम लोगों ने जब प्रियंका गांधी ने पर्चा भरा था तो हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि आखिर बीजेपी को इसमें किस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। राहुल गांधी तो जिस तरह लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सीधा सीधा संपर्क अब वो उनसे करने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का सियासी कद एकदम अलग हो चुका है देश के बाकी नेताओं की तुलना में, और प्रियंका गांधी बाकायदा राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह उनके साथ खड़ी दिखाई देती हैं। और राहुल गांधी ने कल जिस तरह अपनी छोटी बहन प्रियंका को वायनाड में इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि अब ये मेरी जगह आएंगी और आपको इनको उसी तरह से लेना है जैसे आपने मुझे प्यार दिया। तो ये सब बातें जब राहुल गांधी कह रहे थे, खुलकर बता रहे हैं कि मेरी छोटी बहन है, मुझे इनसे प्यार है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरे बड़े भाई हैं और अब उनकी जिम्मेदारी मैं निभाने जा रही हूँ। यानी इन भाई बहन ने बीजेपी का अभी तक का जो परिवारवाद का सबसे बड़ा एक जो हथियार होता था, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से प्रियंका गांधी भी बिल्कुल सहजता से लोगों से मिलती है, ये बात भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि बीजेपी के नेता अब यानी उन नेताओं में वो बात नहीं रह गई, जनता से उनकी दूरी बनती जा रही है। और इस बीच अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तरह जनता से जुड़े रहेंगे, तो फिर बीजेपी किस तरह से उनसे मुकाबला करेगी, ये बीजेपी की बहुत बड़ी परेशानी है। और अब इस परेशानी को जब बीजेपी अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही, तो फिर उसका वही खेल शुरू हो गया है। खेल झूठी खबरों का, खेल मिथ्या आरोप लगाने का, और खेल किसी की छवि को दाग लगाने का। ये तीनों काम इनमें बीजेपी पारंगत है। अब तक राहुल गांधी के साथ उसने ये खेल खूब खेला। अब प्रियंका गांधी मैदान में है तो प्रियंका गांधी भी निशाने पर आ गई हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी पर वैसे भी बीजेपी कई बार आरोप लगाती रही है, लेकिन वो आरोप अक्सर लगते थे उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। लेकिन अब बीजेपी खुलकर अपनी कुंठा को जाहिर कर रही है, और न केवल बीजेपी बल्कि जो जेडीयू, जो पहले कभी कांग्रेस के साथ महागठबंधन में था, वो भी अब किस तरह से जेडीयू नेता ने भी जिस तरह परिवारवाद के नाम पर प्रियंका गांधी को घेरने की कोशिश की, उससे समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, इनकी एक जो मजबूती दिख रही है प्रियंका गांधी के चुनाव में उतरने से, उससे अब बीजेपी और एनडीए सभी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इस परेशानी का सामना कैसे करें। तो आज हम खरी खरी में इसी परेशानी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी आखिर इतने खौफ में क्यों है, इतनी कुंठित क्यों हो जाती है, और जब भी सामने होती है गांधी फैमिली, जिस तरह से गांधी परिवार के लोग बिना डरे बीजेपी के हमलों से बिना विचलित हुए वो मैदान में डटे रहते हैं, उसके बाद बीजेपी के पास कोई हथियार नहीं बचता है, तो वो कैसे फिर उनके ऊपर एकदम निजी हमले करने लगती है। ये सारी बातें आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं एक खूबसूरत सा वीडियो जो कल वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच चर्चा में हुआ। उस वीडियो को राहुल गांधी ने खुद शेयर किया है। अब देख लेते हैं उस वीडियो को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। What is this face you're making? I'll miss Wayanad. That's the face I'm making. Who would I choose as MP of Wayanad other than me? It would be my sister. And not because I like her and because I'm very fond of her and I love her very much, but because she'll actually do a good job. She's got many qualities. She goes into a lot of detail, and she's my sister. So That's the best. That's a good quality too. No, I'm joking. I think what I've understood from you is that you really love the people of Wayanad, and I hope to be able, and they love you, and I hope to be able to continue that bond that they have. Yeah. If she likes you, then she will do whatever beyond anything that you can ever imagine. She's also going to like Wayanad a lot. You see, a huge part of being a good MP is, do you like the people you're working for, the place where you're working? So she's going to like it.
Do you think she'll be a better MP than you for Wayanad? That's a tough question. I don't think so. तो ये माहौल था कल वायनाड का। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह हंसते मुस्कुराते दोनों भाई बहन, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चिंता के, क्योंकि उन्हें पता है कि वायनाड की जनता उनके समर्थन में जैसे इस समय दिखाई दे रही है सड़कों पर, वैसे ही वो चुनाव में भी उनका समर्थन करेगी। इस बात का यकीन है राहुल गांधी को। और इन दोनों के बीच जो चर्चा हुई उसको आपने सुना ही, कैसे हल्के फुल्के माहौल में वो बात करते हैं। और ये सहजता जो इस समय बहुत तेजी से गायब हो चुकी है मौजूदा राजनीति से। आप देखिए बीजेपी या संघ के नेताओं के चेहरे हमेशा तने हुए, कसे हुए, चिढ़े हुए, न जाने किस बात की उन लोगों को परेशानी है, न जाने किस बात का उनको डर है। उन्हें बार बार ये लगता है कि हिंदू सोया हुआ है, उसको जगाना होगा, हमारे हिंदुत्व की रक्षा करनी होगी। और इसी कुंठा में, इसी चिंता में वो कुढ़े रहते हैं, हमेशा नाराज से दिखाई देते हैं। और जब ऐसे में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हंसते हुए जब उनके सामने आते हैं या उनके वीडियो और तस्वीरें सामने आती हैं, तो बीजेपी की परेशानी शायद इसी वजह से और बढ़ जाती है कि आखिर हम क्या करें जिससे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन सब के हौसले जो है वो कमजोर हो। लेकिन गांधी फैमिली जो है वो बिल्कुल अभी डटी हुई है, उसके हौसले कमजोर पड़ ही नहीं रहे हैं। और क्या यही है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी? इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। खरी खरी हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल ये जो वीडियो आया, इसके पहले जब नामांकन दाखिल हो रहा था तब भी हम लोगों ने जो बातें सुनी, प्रियंका गांधी आराम से कह रही है कि मेरे बड़े भाई, राहुल गांधी आराम से कह रहे हैं मेरी छोटी बहन, और बीजेपी जो है इन दोनों को हमेशा की परिवारवाद के नाम पर जो घेरती रहती है, उन लोगों ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम परिवार हैं, मैं भाई हूं और मैं हट रहा हूं यहाँ से तो मेरी बहन आ रही है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि मैं हट नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पर अभी भी अनाधिकारिक तौर पर आपका सांसद बना रहूंगा। और ये बात राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट करके भी जाहिर कर दी, जब उन्होंने वायनाड में जिन लोगों की भूस्खलन से मौत हुई उनके लिए अपनी जो श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। अभी भी कुछ तस्वीरें आई हैं जहां वो किसानों से मिल रहे हैं और अलग अलग तबके के लोगों से मिल रहे हैं। मतलब वायनाड के लोगों से उनका संबंध कहीं भी खत्म नहीं हुआ है। और ये जो वीडियो आपने देखा जिसमें प्रियंका गांधी हंसते हुए बोल रहे हैं कि मैं इनकी बहन हूं, शायद यही सबसे बड़ी क्वालिटी है, और वो उस पर भी हंस रहे हैं। मतलब हंसी मजाक के बीच में एक गंभीर काम कल कांग्रेस ने कर दिया, प्रियंका गांधी को चुनाव में उतार दिया। क्योंकि आपसे मेरा ख्याल है 20 साल पहले शायद एनडीटीवी का ये वो था जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या आप ये जो साड़ी पहन के आई है, ड्रेस रिहर्सल है, आपके पॉलिटिक्स में उतर लेगी? तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया था कि उसके लिए आपको बहुत बहुत लंबा इंतजार करना होगा। और शायद ये लंबा इंतजार कल जाके खत्म हुआ। प्रियंका गांधी आखिरकार चुनावी राजनीति में उतर पड़ी। और क्या बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है? और क्या यही वजह है कि बीजेपी अब प्रियंका गांधी पर निजी हमले करने लगी है? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो समिता जी, बीजेपी की ये पुरानी आदत है निजी हमले करना, और ये बीजेपी का मतलब मोदी युग का ही ये काम नहीं है, ये शुरू से ही बीजेपी की आदत रही है। बीजेपी क्या मतलब आरएसएस की ये आदत रही है। और ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान भी ये इसी तरीके से महात्मा गांधी के ऊपर, पंडित नेहरू के ऊपर, डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर इसी तरीके के ये हमले करते रहते थे। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के ऊपर, फिर इंदिरा गांधी के ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर ये व्यक्तिगत हमले करते रहे। और इसका जो वर्तमान में शिकार सबसे ज़्यादा हुए वो राहुल गांधी हुए, उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से निजी हमले किए गए। और अब प्रियंका गांधी निशाने पर आई हैं, तो ये तो मान के चलते हैं। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रियंका गांधी का एक भाषण था, उन्होंने कहा था कि भाई ये मोदी जी तो इतने में हो गए कि साहब वो मुझे इतनी गालियाँ दी और इन लोगों ने जितनी गालियाँ हमको दी हैं उस पर तो बहुत लंबी किताब लिखी जा सकती है। बिल्कुल। तो ये प्रियंका गांधी ने कहा था। तो यानी प्रियंका गांधी भी इस बात के लिए मानसिक तौर पे तैयार थी पहले से कि बीजेपी इस तरीके के हमले करेगी। राहुल गांधी भी तैयार थे, और राहुल गांधी ने बार बार ये कहा भी है कि भाई आप मुझ पे हमले कीजिए, आप मुझको गालियाँ दीजिए, कुछ कीजिए, मुझे अपना लक्ष्य मालूम है, अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है कि राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो और चाहे सोनिया गांधी हो, ये कोई भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रहा है। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत हमले जो हैं और चरित्र हनन के जो प्रयास हैं वो भी इनको डिगा नहीं पा रहे हैं, ये अपने लक्ष्य से हट नहीं पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की यही परेशानी है। और प्रियंका गांधी ने बीजेपी को यही नई परेशानी दे दी है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रमण का केंद्र होगा वो राहुल गांधी होंगे कि प्रियंका गांधी होंगे।
भारतीय जनता पार्टी अब यही नहीं सोच पा रही है, ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे टारगेट पे सबसे ज़्यादा किसको रखना है, राहुल को या प्रियंका को। जबकि राहुल और प्रियंका दोनों एक मत हैं कि दोनों को भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। वो एकजुट हैं, उनके लक्ष्य तय हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि हाँ हम भाई बहन हैं। अब अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन हैं और उनके बीच में भाई बहन का प्यार है, और अगर नरेंद्र मोदी का अपने भाइयों से प्यार नहीं है, तो इसके लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी काहे के लिए दोषी होंगे? इसके लिए दोषी तो नरेंद्र मोदी ही होंगे ना, कि उनका अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं है। या योगी आदित्यनाथ हो या कोई और हो, जो भी हो, मतलब उनका अगर अपने परिवार से संबंध अच्छे नहीं हैं और परिवार में संबंध खराब हैं, तो आप दूसरे को परिवारवाद का आप आरोप लगाएंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। इस देश में अधिकांश लोग परिवार वाले ही और सब परिवारवादी हैं। हम भी परिवारवादी हैं, आप भी परिवारवादी हैं, सबके परिवार हैं। परिवार का विरोधी वही है जो समाज का विरोधी है। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि समाज विरोधी है, इसलिए वो परिवार विरोधी भी है। समाज भी परिवार से ही बनता है। समाज जो है उसकी पहली इकाई परिवार है सुमित्रा जी, और जिन लोगों ने समाजशास्त्र पढ़ा है वो जानते हैं कि समाज कब बनता है। समाज की पहली इकाई जो है वो परिवार है। जब परिवार बनता है फिर खानदान बनता है, खानदान से फिर समाज बनता है, समाज से फिर देश बनता है। तो देश भी तब है जो देश प्रथम की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। अगर वो जो देश की पहली इकाई है, अगर परिवार उसके विरोधी हैं, तो आप देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तो खुद हो ही गए। तो जो परिवारवाद की विरोध की बात करते हैं, वो एक तरह से कहा जाए वो खुद जो हैं वो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो राष्ट्र विरोधी है कि क्या है। बहरहाल प्रियंका गांधी ने एक नई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश कर दी, जो नई परेशानी पेश कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि वो अपना टारगेट जो है अब वो राहुल गांधी को रखे कि प्रियंका गांधी को रखे, तो और परेशानियां भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है। बिल्कुल, बीजेपी को अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी छवि खराब करने वाली उसकी जो मुहिम है, क्योंकि एक मुहिम को तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके एकदम ध्वस्त कर दिया था, और खुद उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर हजारों करोड़ रुपए लुटाए हैं बीजेपी ने इस तरह से कि मेरी छवि खराब हो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, कैसे है। और हम लोगों ने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त चाहे वो महिलाओं का हाथ पकड़कर चलना हो, चाहे उनकी सफेद टी शर्ट हो, चाहे उनकी दाढ़ी हो, हर बात को लेकर बीजेपी ने उनको टारगेट किया और झूठ की भी शुरुआत की। सबसे पहले स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया था कि वो कन्याकुमारी में वहां पर विवेकानंद मेमोरियल नहीं गए, हालांकि वो झूठ तुरंत पकड़ाई में आ गया। अब प्रियंका गांधी ने भी जब चुनावी राजनीति का आगाज किया है, तो फिर से झूठ की शुरुआत कर दी बीजेपी ने, और ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पर नहीं आने दिया गया उनके नॉमिनेशन के समय, क्योंकि वो दलित है। और इस तरह का पूरा एक बहुत ही खराब भाषा में ट्वीट भी कर रहे हैं, खबरें भी मतलब प्रसारित हो रही हैं। कुछ नेशनल डेलीज में मैं देख रही थी जिसमें वो बिल्कुल ये कह रहे थे कि खड़गे जी को आउट कर दिया और वो दरवाजे के बाहर से झांक रहे हैं और गजब बेइज्जती है, इस तरह के जो बातें कर रहे थे। लेकिन प्रियंका गांधी अभी 21 तारीख को वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गई थी। उसकी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, और इसके साथ उन्होंने ट्वीट किया था कि केरल की वायनाड संसदीय सीट पर नामांकन और चुनावी अभियान से पहले आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया। मतलब वो बाकायदा ये बता रही हैं कि खड़गे जी उनके केवल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, उनके लिए वो कितने सम्मानीय है। तभी तो वो लिख रही है कि मैंने मार्गदर्शन भी लिया और आशीर्वाद भी लिया। और खड़गे जी ने कल खुद जब प्रियंका गांधी के नामांकन से पहले जो भाषण हो रहा था, उसमें क्या कुछ कहा खड़गे जी ने, एक बार जरा उसको सुनते हैं, फिर हम देखेंगे अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया और फिर उसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से दिया। सुन लेते हैं पहले खड़गे जी ने क्या कहा। जी अभी उसको 1 मिनट लगेगा वो बाइट आने में हम लोग। अच्छा ठीक है, तो हम देखते हैं। It gives me immense pleasure to be here amidst you today on the important occasion of filing a nomination Srimati Priyanka Gandhi ji for by-election to Lok Sabha for the Wayanad parliamentary constituency. As I stand here, this beautiful land of Wayanad, I am reminded of the recent tragedy. तो अमलेंदु जी यहाँ पर साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन के हमने जो उसमें शुरू में तस्वीरें दिख रहा है कि वो वहां पर उस हॉल में मौजूद है, और लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो उनको पहले अंदर नहीं आने दिया गया था और बाद में वो अंदर आए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है,
क्योंकि अगर दलित होने के नाम पर उनको बाहर रखना होता तो वो केरल ही क्यों पहुंचते, और सबसे पहली बात वो कांग्रेस के अध्यक्ष ही क्यों बनते, क्योंकि ये तो आराम से उनके हाथ में था। कांग्रेस परिवार मतलब गांधी परिवार के, अगर जैसा आरोप लगाती है बीजेपी कि उसने कांग्रेस को बिल्कुल अपने चंगुल में रखा है, यहाँ पर बीजेपी ने ये जो घटिया सा आरोप लगाया, इसका बिल्कुल जिस अमित मालवीय ने एक ट्वीट भी किया है जो झूठ का ट्वीट है, देख लेते हैं उस ट्वीट को, उसका जवाब क्या दिया सुप्रिया श्रीनेत ने, फिर वो भी देखते हैं। अमित मालवीय यहाँ लिख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, वेटरन लीडर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, was kept out of Priyanka Vadra's nomination. Did the Gandhis keep him out because he is a Dalit? राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान के बाद इस प्रकार एक वरिष्ठ नेता का अपमान गांधी परिवार की दलितों के प्रति सोच को दर्शाता है। ये अमित मालवीय का एक झूठा ट्वीट, और उसका जवाब दिया सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत साफ साफ लिख रही है, यू चीप लायर, आई विश यू न्यू अ thing or two about elections and how many people at any given time are allowed inside besides the candidate. Kharge ji, Sonia ji and Rahul ji waited for some people to exit before they came in. Now see this fix and shut up. बहुत ही तल्ख भाषा में ये सुप्रिया श्रीनेत का जवाब है, साफ साफ उनको सस्ता झूठा इस तरह से बता दिया। लेकिन शायद ये वक्त की जरूरत भी थी, क्योंकि बीजेपी के झूठ कहीं थम ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपको याद होगा एक बार खड़गे जी और राहुल जी दोनों अगल बगल बैठे थे और वो उनको पानी की बोतल खोल के दे रहे और उन्होंने मना कर दिया राहुल गांधी ने, तो तब भी बीजेपी ने ये चला दिया कि वो दलित के हाथ से पानी नहीं पीना चाहते। ये जो झूठ का सिलसिला है अमलेंदु जी, क्या बीजेपी थक नहीं रही बार बार अपनी भद्द पिटवाकर, क्योंकि उसके झूठ का तो तुरंत के तुरंत पर्दाफाश हो जाता है। कल जब सभी लोगों ने देखा कि वो वहां मंच पर भी मौजूद थे, वो वहां उस हॉल में भी मौजूद थे, उसके बाद बीजेपी को आखिर इस तरह का झूठ फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लगता है? शर्मिष्ठा जी, अगर बीजेपी झूठ नहीं फैलाएगी तो करेगी क्या? संकट तो ये है ना कि बीजेपी के पास कहने के लिए है क्या, करने के लिए है क्या। तो वो झूठ का कारोबार जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए वो झूठ का कारोबार अपना चलाते हैं। और ये हर चुनाव में क्या हर रोज़ देखने में आता है। यहाँ तक कि जिन अमित मालवीय साहब की बात हो रही है, वो तो कंबोडिया का चित्र छत्तीसगढ़ का बता के भी ट्वीट कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अमित मालवीय कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और मोदी जी से भी ज़्यादा विद्वान समझे जाते हैं अमित मालवीय, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये देखने में आया। जाहिर सी बात है समिता जी, एक नियम होता है चुनाव प्रक्रिया का, और जिस समय आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो उसमें अंदर आपको 5 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रियंका गांधी जब गई हैं नॉमिनेशन करने के लिए, जाहिर सी बात है उनके साथ उनके प्रस्तावक अनुमोदक भी होंगे। 5 लोग तो वही हो जाते हैं, प्रस्तावक और अनुमोदक, तो बाकी लोग बाहर रहेंगे। जब वो प्रस्तावक और अनुमोदक बाहर आ जाते हैं, तब खड़गे जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाते हैं अंदर। तो अब आप जो है चला रहे हैं कि साहब उनको बाहर खड़ा कर दिया। तो ये है, अब यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से कि आपने अपना अभी तक जो है, या आरएसएस ने अभी तक कोई दलित जो है वो अपना सरसंघ चालक क्यों नहीं बनाया। अब अगर अमित मालवीय इस तरीके ट्वीट करेंगे तो ये सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। एक बंगारू लक्ष्मण को आपने अध्यक्ष बनाया भी था, लेकिन आपने उनको किस तरीके से फंसवा दिया और उसके बाद आज तक आपने नहीं बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा वो सामने आ रहा है। और मैं फिर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये झूठ का कारोबार नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? उसके पास है क्या कहने के लिए? आप पॉलिसीज़ पे बात नहीं कर सकते, आप मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, आप परिवार के रिश्तों की आपको समझ नहीं है, चूँकि आप परिवार विरोधी हैं, आप समाज विरोधी हैं, असामाजिक हैं आप लोग, तो इसलिए आपको परिवार के खिलाफ भी बातें करनी है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को करनी है, तो वो अपना करेंगे, वो करना भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उनको अपना असली चाल चरित्र चेहरा इस देश के सामने रखना चाहिए कि परिवार को लेकर उनकी क्या समझ है, दलितों को लेकर उनकी क्या समझ है। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की देश के सामने आनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि अमित मालवीय जैसे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा देश के सामने रखते रहते हैं। इसके लिए अमित मालवीय बधाई के पात्र हैं शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, क्योंकि केवल अमित मालवीय नहीं, एक सीआर केसवन जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी उनका एक बयान है उसको सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा बीजेपी का पीछे वहां पे पूरा अपना बैनर लगा के और उसके सामने खड़े होकर वो बयान दे रहे हैं और उस तरह से बता रहे हैं कि ये सीधा सीधा बीजेपी का ही आधिकारिक स्टैंड है। क्या कुछ कहा है सीआर केसवन ने, उसको सुन लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये झूठ जो है आखिर किस तरह आगे बढ़ेगा। The outrageous manner in which Shri Mallikarjun Kharge ji was thoroughly humiliated and shabbily ill-treated was indeed very shocking.
It was appalling to see that such a senior Dalit leader was treated by the Congress party with such utter disdain and disrespect. This very clearly illustrates again two things about the Congress party. First, the Congress party has always been anti-Dalit. The Dalit Virodhi mindset of the Congress party has once again been exposed. Second, the Congress party will never hesitate to sacrifice the interests of our ST, and OBC brothers and sisters at the altar of their vote bank politics of minority religious appeasement. The Congress party has come up with explanations and pictures saying Mr. Khargeji was present at the nomination. But that is not true. This farcical explanation only exposes the Congress party further. Yesterday, there were very clear visuals where Mr. Khargeji was craning his neck out to see whether he could enter a room, and he was stopped. If they had properly planned this and wanted to respect Mr. Kharge, he would have been seated in a dignified manner somehow. But that was not the case, and he was trying to enter the door where the Congress First Family was filing the nomination, but he was not allowed. That is the reality. The Congress party should have at least treated Khargeji with the respect, because he's the Congress president. They don't bother about it. Only the dynasty comes first. They could have treated him with respect given his, decades of service as a legislator and parliament. But that is not the case. The Congress party ill-treated him. The Congress party could have treated him properly given his age. But that was not the case. The Congress party has, as always, humiliated Khargeji. And you would remember during the Congress plenary session in Raipur, the Prime Minister had mentioned this in a speech, how the Congress party again ill-treated the Congress president who comes from a Dalit community. While there was a scorching sun, an umbrella was held for another Congress president, Srimati Sonia Gandhi, but nobody even bothered about Khargeji. So this is not the first time this is happening, where they've disrespected a leader, especially a Congress president who hails from the Dalit community. The Congress party has been a serial offender when it's come to abusing, leaders from the SC, ST and OBC communities. You would remember how a Congress leader had indirectly insulted our former President Ramnath Kovind saying only Dalits who are deaf and dumb get talked. तो आपने ये पूरा सुना, बहुत लंबा चौड़ा उनकी अच्छी खासी तहरीर है। खड़गे जी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित दिख रही है बीजेपी, क्योंकि खड़गे जी थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बोल दिया था कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी सरकार को यहाँ से हटा नहीं देता। उसके बाद ये जब खड़गे जी ने पत्र भी लिखा मोदी जी को, तो जेपी नड्डा उसका जवाब दे रहे हैं। ये इस तरह की तो चीजें हुई हैं। अब एकदम से बीजेपी को दलितों के लिए, ओबीसी के लिए कांग्रेस का नजरिया और अपना वो स्टैंड और खड़गे जी की तमाम पुरानी बातें क्यों याद आ रही है अमरिंदर जी? क्योंकि बात तो थी कि प्रियंका गांधी के उसके नॉमिनेशन के उस समय खड़गे जी पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे, किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं। खड़गे जी ने तो इसको लेकर कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो तो कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके हाथ में है। वो चाहेंगे तो वो बोलेंगे कि ठीक है, मेरा अपमान हुआ तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर बीजेपी को कितनी परेशानी किस बात की? देखिए समिता जी, एक तो बीजेपी की परेशानी तो जो है वो अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी ने एक बात स्वीकार कर ली एक तरीके से इस मसले को उठाकर कि जेपी नड्डा ने जो खड़गे जी को पत्र लिख के खड़गे जी का अपमान किया था, वो खड़गे जी के दलित होने की वजह से जेपी नड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे जी का अपमान किया। ये इसको ऐसे समझा जा सकता है। चूँकि कांग्रेस ने लगातार कहा कि, और प्रियंका गांधी ने खुद ट्वीट करके कहा था कि एक 83 वर्ष के इतने पुराने लीडर का अपमान करने की इस तरीके से आवश्यकता क्या थी मोदी जी? तो मोदी जी ने जेपी नड्डा से खड़गे जी का अपमान इसलिए करवाया चूँकि खड़गे जी सीनियर लीडर हैं, खड़गे जी दलित लीडर हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये बात जो कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये तीनों बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं, अमित मालवीय की तरफ से भी कही जा रही हैं और ये केसवन जो थे उनकी तरफ से भी कही जा रही हैं। यानी बीजेपी ये एक्सेप्ट कर रही है कि उसने खड़गे जी का अपमान जो किया था, यानी मोदी जी ने जो खड़गे जी का अपमान करवाया वो इसलिए करवाया कि कांग्रेस ने एक दलित को अपना अध्यक्ष कैसे बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की असल में चिंता का विषय है और इसीलिए वो खड़गे जी का अपमान बार बार करती रहती है। और खड़गे जी ने जिस समय ये कहा था जम्मू कश्मीर में कि मैं तब तक नहीं मरूंगा कि जब तक इसको स्वीकार नहीं करूँ, मोदी ने तुरंत खड़गे जी का अपमान करने के लिए उनको फ़ोन किया और ये फिर कहा कि साहब जब तक आप विकसित भारत जब तक बन जाए तब तक आप आपका जीवन रहे। ये मतलब एक तरीके से खड़गे जी का ये फिर मोदी ने अपमान किया
उनकी कुशल क्षेम पूछने के नाम पर, यानी कि चूंकि खड़गे जी दलित लीडर हैं और खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दलित कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे बन गया, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है चूँकि आरएसएस किसी दलित को अपना सरसंघचालक नहीं बना सकता, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो है वो खड़गे जी का अपमान करते हैं और करवाते हैं अपने नेताओं से, ये साफ समझ में आ रहा है। आज भी जो खड़गे जी को लेकर प्रहार किए जा रहे हैं वो शायद इसीलिए किए जा रहे हैं चूँकि खड़गे जी दलित लीडर हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी खड़गे जी का अपमान करना चाहती है और ये चाहती है कि अब ये खड़गे जी का अपमान करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर डाल दी जाए ताकि खड़गे जी का अपमान हो। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है ये कांग्रेस के ऊपर प्रहार नहीं बल्कि ये एक खड़गे जी के ऊपर ये सीधा सीधा बीजेपी का प्रहार है चूँकि वो दलित लीडर, ये साफ तौर पे समझा सकता है संयुक्त जी। तो ये बीजेपी की अपनी रणनीति है, बीजेपी को परेशानी साफ तौर पे समझ में आ रही है। खड़गे जी जिस मजबूती के साथ कांग्रेस को दिशा दे रहे हैं, कांग्रेस को जिस तरीके से वो आगे लेकर जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में सरकारें बनी हैं, उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा गया जिसमें मोदी जी जो था उनका 56 इंच की छाती जो थी वो पिचक गई है, तो वो खड़गे जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ी है ना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें मोदी जी की पार्टी 303 से 240 पे आ गई, 56 इंच की छाती जो थी वो पिचक गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खड़गे जी को लेकर परेशानी साफ नज़र आती है कि खड़गे जी के नेतृत्व में खड़गे जी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मोदी जी का करिश्मा जो था वो ख़त्म हुआ, 303 से 240 पे आ गए, मोदी जी खुद वाराणसी में चुनाव हारते हारते बचे। तो इसलिए खड़गे जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है सभी तरह, क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं कि खड़गे जी के नेतृत्व में न केवल बीजेपी की अपनी सीटें कम हुई बल्कि प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज भी जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रहते हुए हुआ। ये बात भी इतिहास में दर्ज हुई कि कांग्रेस के इतिहास में भी और भारतीय राजनीति के इतिहास में भी। और बीजेपी तो इसी बात से सबसे ज्यादा खौफ खाती है, उसको गांधी सरनेम से ही डर लगता है। और इसके बाद जब अगर पहले सोनिया गांधी थी वो राज्यसभा पहुंच गई, लेकिन अब राहुल गांधी है और उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है, तो बीजेपी का डर जो है वो पहले से कई गुना बढ़ चुका है। क्योंकि भले वो सत्ता पर अभी भी काबिज है, लेकिन उसे सत्ता पे बने रहने के लिए या अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाने के लिए ये जरूरी है कि उसका मनमाना राज चले, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रहते ऐसा नहीं हो पाएगा, ये साफ साफ नजर आ रहा है। अभी बीजेपी का साथ देने के लिए जेडीयू भी मैदान में उतर आया है। नीरज कुमार है जेडीयू के नेता, उन्होंने अब परिवारवाद के नाम पर किस तरह से घेरने की कोशिश की है प्रियंका गांधी का के नामांकन के बाद, क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, उसको सुनते हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं और ये आरोप गांधी परिवार पर प्रारंभिक काल से लगते रहे कि नेतृत्व भी हमारे हाथ में है, अब पहला मौका हमको मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी संसद पहुंच गए तो प्रियंका गांधी जी पीछे छूट गई थी और उत्तर प्रदेश नेहरू परिवार की कर्म भूमि रही है। न जाने क्या कभी लगाव होता है कभी हटते हैं, तो अब वो वायनाड चुनाव लड़ने गई हैं। तो ये तो राजतंत्र नहीं, ये तो परिवारवादी तंत्र का एक ऐसा उदाहरण है जो देश के अंदर विमर्श तो होता है लेकिन कांग्रेस पार्टी में समाधान नहीं निकलता। अखिलेश यादव ने कहा है कि उपचुनाव में साइकिल चिन्ह पे इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार लड़ेंगे। इंडिया ब्लॉक का औचित्य क्या हुआ? जब आप हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा वही इंडिया ब्लॉक माना जाएगा, तो इसका मतलब कांग्रेस राजनीतिक रूप से बीपीएल है, गठबंधन के सहयोगी दल की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए यह कहिए ना कि एकला चलो रे, हमको मानो तो गठबंधन है, हमको नहीं मानोगे तो गठबंधन नहीं। हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि यहाँ पर अमलेंदु जी, जिस तरह नीरज कुमार ने डायनेस्टी के नाम पर, एक तो परिवारवाद के नाम पर प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया और ये कहा कि राहुल गांधी तो पहले ही पहुंच गए थे तो फिर अब प्रियंका गांधी पीछे रह गई थी, ये यहाँ पर उन्होंने अपनी एक तरह से मूर्खता, अगर ये स्ट्रॉन्ग शब्द है लेकिन फिर भी मैं मूर्खता शब्द का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी को कोई ऐसे मौके की जरूरत नहीं थी कि उनको बड़ा अब जाके मौका हासिल हुआ। वो चाहती तो 2004 में वो भी चुनावी राजनीति में उतर सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद पीछे रहने का फैसला किया और अब जब वक्त उनको लगा तो सही वक्त आया तो उन्होंने इस पर अपना चुनावी राजनीति में वो उतर गई। तो यहाँ पर नीरज कुमार जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं और दूसरी बात जो उन्होंने ये कहा कि
उत्तर भारत जो है वो या उत्तर प्रदेश जो है उनका क्षेत्र मतलब कांग्रेस की कर्म भूमि रही है। ऐसा तो कभी नहीं रहा। यहाँ भी शायद उनके जो तथ्य है वो गलत है, क्योंकि सोनिया गांधी भी कर्नाटक से चुनाव लड़ चुकी हैं, इंदिरा गांधी भी दक्षिण से चिकमंगलूर से मेरा ख्याल उन्होंने चुनाव लड़ा था, और राहुल गांधी भी वायनाड से दूसरी बार सांसद चुने गए। तो ऐसा तो नहीं रहा कि वो केवल उत्तर भारत में ही रहे हैं, वो दक्षिण में भी गए हैं और दक्षिण के नेताओं को भी उन्होंने उत्तर भारत से मौका दिया है। यहाँ पर क्या जेडीयू जो है अब इतनी ज्यादा लाचार हो गई है कि अब बीजेपी के झूठ में उसको भागीदार बनने से कोई परहेज नहीं हो रहा, या ये परेशानी इसलिए है कि अब प्रियंका गांधी भी जब संसद में मौजूद रहेंगी तो न केवल बीजेपी बल्कि जेडीयू के लिए भी मुश्किलें रहेंगी? क्या लगता है? बिल्कुल समिता जी, एक तो जेडीयू को भाजपा के झूठ में शरीक होना पड़ रहा है और भाजपा के सारे कुकर्मों में जेडीयू को शरीक होना पड़ रहा है। गिरिराज सिंह की जो यात्रा निकल रही है वो भी नीतीश कुमार की सहमति से ही निकल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने पाप हैं नीतीश कुमार या जनता दल यू खुद को उससे अलग नहीं कर सकती। अगर घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं तो वो बुलडोजर भी नीतीश कुमार की वजह से चल रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू की वजह से चल रहे हैं, इनके बिना सहयोग के नहीं चल रहे हैं। तो ये बात तो साफ तौर पे तो अब अच्छी बात ये है कि नीरज कुमार हो या जनता दल यू हो या नीतीश कुमार हो, ये खुलकर अब बीजेपी के साथ आ रहे हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी समिता जी ये है कि देखिए बहुत सारे, एक तो ये कि नीरज कुमार को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी उस समय तेलंगाना की मेडक सीट से, जो उस समय आंध्र प्रदेश हुआ करता था, वहीं से सांसद थीं। और इंदिरा गांधी का जब कमबैक हुआ था वो चिकमंगलूर से हुआ था और चिकमंगलूर में नारे लगे थे उस समय, एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर। तो एक शेरनी 100 लंगूर के नारे चिकमंगलूर से लगे थे। ये नीरज कुमार को पढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार को याद होगा शायद, चूँकि नीतीश कुमार जब थे वो जेपी के चेले थे और जेपी आंदोलन से निकल कर आए थे। नीरज कुमार की अगर याददाश्त साथ नहीं दे रही तो नीतीश कुमार से पूछने, हालांकि उनकी याददाश्त के बारे में भी कहा जाता है वो चली गई है, अब पता नहीं चली गई है कि नहीं चली गई है, लेकिन और साथियों से अपने मालूम करने, बहुत सारे समाजवादी हैं जिनको याद है कि ये नारे लगे थे चिकमंगलूर में। दूसरी बात समिता जी, ये जो समीकरण बन रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डेब्यू जो हो रहा है, ये ठीक वो याद दिला रहा है जब जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में चुनाव गया था। इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया था और इंदिरा गांधी जो थी वो दुर्गा कहलाई थी। तो ये वो समीकरण बनते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि इंदिरा गांधी की छवि लेकर, इंदिरा गांधी की तरीके से ही जब प्रियंका गांधी जब वो अपने दस्तखत कर रही हैं नॉमिनेशन पेपर्स पर, वो सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है, वो फ़ोटो जो है चित्र जारी हो रहे हैं कि किस तरीके से इंदिरा गांधी दस्तखत कर रही हैं और ठीक उसी मुद्रा में प्रियंका गांधी दिखाई पड़ रही हैं। लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें प्रियंका कौन सी हैं और इंदिरा कौन सी हैं। तो ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है कि जगजीवन राम के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से बुलंदियां हासिल की थी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए प्रियंका गांधी भी उस बुलंदियों पर पहुंचने वाली हैं? भारतीय जनता पार्टी की परेशानी स्वाभाविक है शर्मित्रा जी, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रही है। तो ये जेडीयू हो या कोई से भी यू हो, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इस तरीके से आ रहे हैं तो ये अपनी कलई जो है वो खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जेडीयू को या नीतीश कुमार को बिहार पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बिहार में आग लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद आप बाहर जाकर ज्ञान दीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी से अपने नेता जो है वो नहीं संभल रहे। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और तमाम जगहों पर अब ये दिख रहा है कि वहां भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोग जो है बीजेपी के कई नेता जो है वो छोड़ चुके हैं बीजेपी को, उसके अपने गठबंधन साथियों से नहीं बन रही है। जबकि अब महाराष्ट्र में भी जो सीट शेयरिंग इनके बीच जैसे फाइनल हो गई है, ये भी एक बड़ा गम होगा बीजेपी को कि जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि किसी भी तरह महाविकास अघाड़ी जो है वो टूटे, वहां वो नहीं टूट रही। यूपी में उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी आज एक ट्वीट कर दिया कि हम साथ में और संविधान बचाने के लिए हैं, तो वहां भी ये जाहिर हो गया कि एकता वहां भी बनी हुई है, भले ही कोई किसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। और अब वायनाड को लेकर एक जो चिंता दिख रही है वो ये कि राहुल गांधी तो वायनाड से थे ही, अब प्रियंका गांधी भी आ जाएंगी। और जिस तरह से कल राहुल गांधी ने कहा कि अब हम यहाँ से 2-2 सांसद होंगे, तो केरल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बीजेपी को लगी होगी कि चलो यहाँ से कभी हमको कुछ मिल जाएगा, वो उम्मीद भी शायद केरल के लिए बिल्कुल ही उसको उम्मीदें खत्म हो गई। दक्षिण भारत में बीजेपी वैसे ही साफ होती जा रही है, कर्नाटक में भी उसका कोई दांव काम नहीं आ रहा है। और अब इधर हम ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी को एक तो लोकसभा में किस तरह से उनका मुकाबला करेगी वो डर लग रहा है, और दूसरा डर ये कि
आगे अब और जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो 50 साल के राज का एकदम ठान कर रखा है, लेकिन अब प्रियंका गांधी के आने के बाद क्या बीजेपी की ये हसरत पूरी होगी, ये भी एक बड़ा डर लग रहा है। और अब इसलिए चाहे प्रियंका गांधी की संपत्ति को लेकर, चाहे उनके पति की संपत्ति को लेकर और उनके हलफनामे में जो उन्होंने जानकारियां दी है उसको लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रवेश को लेकर, तमाम बातों को लेकर बीजेपी जो है उनको एक अनावश्यक मुद्दे, अनावश्यक विवाद खड़े करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद ही उसमें फंसते जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इनको अब अपने नेताओं को शायद ये नसीहत देना चाहिए कि थोड़ा थम जाएं, क्योंकि अगर चुनाव तक इस तरह झूठ बीजेपी का सामने आता रहेगा तो फिर जनता अगर उस झूठ का जवाब देने पे उतर आएगी तो फिर बीजेपी का क्या हाल होगा, इस बारे में बीजेपी नेताओं को चिंता फिलहाल कर लेनी चाहिए। तो अमरिंदु जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।